आवाज आ रही है ना बेटा? मेरी सुन रहे हो मुझे आप? रिस्पॉन्स करो बेटा, कोई स्टूडेंट। यस सर, सुन रहे हैं। हम्म। आ देखो बेटा, आज हाँ जो जी मैं सर, आप, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है सर, ठीक है। आज आज जो मैं आपको टॉपिक करने जा रहा हूँ बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये काफी कुछ डेटाबेस होता है। और दूसरा, इसमें से प्रॉब्लम भी आती है। जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड की आप थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, आप उनकी सोलिबिलिटी कैसे चेक करते हो। वी हैव टू फेस मेनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी टू चेक द सोलिबिलिटी, स्पेशली इन द केस ऑफ सोलिबिलिटी। इफ यू टॉकिंग अबाउट द सोलिबिलिटी, देन देर इज ए बिग डिलेमा। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला, जो एक बुक में एक जगह भी नहीं मिलता है, तो अलग अलग जगह मिलता है। तो इसको बड़ा अच्छी तरीके से आपने करना है, जब भी आप एग्जाम दोगे आपके लिए जो होगा फ्रूटफुल रहेगा ये। तो केमिकल बॉन्डिंग का यही वाला पार्ट मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आयनिक बॉन्ड के टर्म में। देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड, दो एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है, जनरली अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम प्लेस की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में जो आपकी लेफ्ट साइड होगा और एक पीरियोडिक टेबल में आपके राइट साइड जितना ज्यादा होगा, तो उनके बीच में क्या होगा कि जो बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी होगी वो आयनिक बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। वो अपने बीच आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाना चाहेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो होगा इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाना चाहेगा। अभी पिछली पीरियोडिक टेबल के क्लास के हिसाब से हमने पोलिंग का बात किया था। तो अकॉर्डिंग टू पोलिंग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से उसने बताया था कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। अकॉर्डिंग टू पोलिंग देखें हम, तो बेटा अकॉर्डिंग टू पोलिंग जो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पोलिंग ने हमें बोला है कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर वो 1.7 से ज्यादा जाता है, देन आप बोल सकते हो कि वो आयनिक बॉन्ड है। 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो आपका 50% से मोर हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सपोज 1.7 आ जाए, तो देन जो हमारे पास 1.7 होगा तो 50% आयनिक बॉन्ड होगा, मतलब 50% कोवलेंट एंड 50% आयनिक। एंड सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 आ जाए, देन हम कहते हैं कि 50%, देखो आयनिक बॉन्ड 50% से मोर हुआ इस केस में, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड मोर हो जाएगा। इसको कोवलेंट कंसीडर करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड 50% मोर। बट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैनी एंड स्मिथ। बट हैनी एंड स्मिथ साइंटिस्ट था। हैनी स्मिथ ने इस इक्वेशंस के अंदर दो जो है एक्सेप्शन ढूंढे हैं। बट हैनी स्मिथ ऑब्जर्व टू एक्सेप्शन। उसने इस थ्योरी में दो एक्सेप्शन ढूंढे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे अगर हम निकालेंगे, पोलिंग के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये आना चाहिए। तो उसने जो एक्सेप्शन ढूंढे थे वो बेटा आपके थे, एग्जाम्पल एक आपका था सोडियम का हाइड्राइड, और एक आपका था हाइड्रोजन का फ्लोराइड। बट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखें आप, तो अप्रोक्सीमेट Na का 0.9 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनका डिफरेंस निकाल लो बेटा, तो 1.2 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 2.1 में से ये आप निकाल दो, तो 1.2 डिफरेंस जो आएगा, 1.2 आ रहा है सोडियम हाइड्राइड में। अगर 1.2 है तो ये 1.7 से तो नीचे है, तो इस हिसाब से इस कंपाउंड को कोवलेंट होना चाहिए, उसने बोला। बट ये कंपाउंड कोवलेंट नहीं होता है, बट ये कंपाउंड जो होता है वो आयनिक होता है। 50% से ज्यादा इसमें
आयनिक कैरेक्टर होता है। तो NaH बिकॉज एल्कली मेटल का कंपाउंड है, आयनिक कंसीडर होता है। प्रैक्टिकली रिजल्ट शो कर रहे हैं कि दिस कंपाउंड कंटेन एग्जिबिट आयनिक प्रॉपर्टी। तो ये जो हैनी स्मिथ ने ऑब्जर्व किया कि पोलिंग के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्राइड में सही रिजल्ट नहीं आ रहा बेटा। दूसरा रिजल्ट ऐसा ही रहा HF में। देखो HF में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना करते हैं 4। तो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 1.9 के आसपास आ रहा है। तो 1.9 के आसपास आया तो ये तो 1.7 से ज्यादा हुआ। इस हिसाब से HF को क्या होना चाहिए था, आयनिक होना चाहिए था। बट ये कंपाउंड जो था ये कोवलेंट था। फ्लोराइड के कंपाउंड जो है HF के साथ ये कोवलेंट है। तो दो ये एक्सेप्शन ऑब्जर्व हुए। तो इस बेस पर हैनी स्मिथ ने एक न्यू अकॉर्डिंग उसने बोला। तो अकॉर्डिंग टू अब जो हैनी स्मिथ करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू हैनी स्मिथ, नाउ अकॉर्डिंग टू हैनी स्मिथ साइंटिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर हमारा जो होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 के आसपास, 2.1 से अगर हमारा ज्यादा होगा तो हम उसको आयनिक बोल देंगे। मतलब पैरामीटर चेंज हो गए, इसमें अब एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेंगे। देन देखो फिर अब पॉइंट आता है सबसे पहले कि ये तो एक आइडिया होगा कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है। तो पहला पॉइंट आता है मस्ट कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की। ये एग्जाम में आपको सीधा सीधा प्रॉब्लम मिलेगा। मस्ट कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है। तो देखो सीधा सा पॉइंट है बेटा, आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो पहले कैटायन बनाना होगा, मेटल से कैटायन बनाना होगा, नॉन मेटल से एनायन बनाना होगा, और फिर एनायन और कैटायन को अट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम मेटल से कैटायन इजीली बनाते हैं तो इसके लिए मस्ट कंडीशन होनी चाहिए आपका लो आईपी वैल्यू। जितना आईपी वैल्यू लो होगा किसका, लो आईपी ऑफ मेटल, लो आईपी ऑफ मेटल। मेटल का आईपी कम होगा तो आप इजिली जो है बड़ा इजिली कैटायन फॉर्म कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, इजिली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो जाएगा। लो आईपी क्यों रिक्वायरमेंट है, इसलिए इजिली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो जाएगा आपका, इजिली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और कैटायन जो बनाएंगे वो बेटा मेटल बनाएंगे। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होना चाहिए, जितना इजिली होगा तो उससे क्या बन जाएगा, इजिली फॉर्मेशन ऑफ एनायन। यही तो बनाने हैं हमको। तो जब भी आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का मस्ट कंडीशन पूछा जाए तो लो आईपी ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। और तीसरा कंडीशन होगा जब कैटायन और एनायन बन जाए तो इसमें हाई अट्रैक्शन होना चाहिए। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वी विल स्टडी लेटर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लेटिस एनर्जी हाई होना चाहिए, हाई हाई लेटिस एनर्जी। तो आईपी वैल्यू लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, लेटिस एनर्जी हाई। हाई का मतलब हाई अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो आपकी मस्ट कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर ये कंडीशन चेंज होने लग जाए तो आप कोवलेंट बॉन्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मस्ट कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड क्या होना चाहिए, लो आईपी वैल्यू ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल, एंड लेटिस एनर्जी जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। अभी डिटेल फिर डिस्कस करेंगे अपने इस लेटिस एनर्जी वाले पॉइंट पर, यहां प्रॉब्लम काफी बनता है। जब आपका बेटा आयनिक बॉन्ड बन गया तो कोई भी कंपाउंड आप इधर देख रहे हो कि 100% आयनिक बॉन्ड के चांसेस नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, आप इस कैटेगरी को बोल सकते हो। कल देखो आपने लास्ट क्लास में देखा था डायपोल मोमेंट वाला, डायपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाला था आपने। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड था। अगर आज हम आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हो, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। इफ वी हैव ए आयनिक कंपाउंड, उसमें हम कोवलेंट कैरेक्टर कैसे चेक करें, इट इज
कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द फेजेंस रूल। इसको जो हम देखते हैं वो फेजेंस रूल से देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेजेंस रूल। अब किसी कोवलेंट कैरेक्टर को आयनिक बॉन्ड में हम कैसे देखते हैं, देखो बेटा, कोई भी आयनिक कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है पॉसिबल, कोई भी प्रैक्टिकली 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन रिपल्सन रहेगा ही रहेगा। और आयनिक बॉन्ड अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आने लगते हैं। तो फेजेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फेजेंस जो हमारे पास है, फेजेंस कहता है कि व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोच टू ईच अदर, जैसे ही कैटायन और एनायन जो होते हैं एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, अप्रोच टू ईच अदर। तो सपोज ये वाला मेरे पास कैटायन है, जनरली कैटायन देखो स्मॉल होता है, ये कैटायन है, और ये सपोज मेरे पास एनायन है। तो जैसे कैटायन और एनायन जब क्लोज पहुंचते हैं तो कैटायन का न्यूक्लियस, एनायन का न्यूक्लियस, तो कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है और एनायन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका अट्रैक्शन स्लो कम पड़ जाता है, क्योंकि एनायन कैटायन स्मॉल होते हैं जनरली और एनायन लार्ज होते हैं, तो उसका न्यूक्लियस अंदर दब जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना ये कैटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। तो कैटायन जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो इससे इसके नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड होके कैटायन के पास आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं हम डिस्टॉर्शन। तो ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इसको बोलते हैं इज नोन एज पोलराइजेशन। जो कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन, सर हाँ सर बोलो। एक और बार बताना, डिस्टॉर्शन होता कैसे है? ये कैटायन है बेटा, ये एनायन है हमारे पास। तो कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचने लगता है ना। और एनायन का न्यूक्लियस है वो तो बड़ा साइज होने से अंदर दबा हुआ है, वो इसके इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाता। तो इससे क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं वो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है। इससे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज नोन एज, क्लियर, एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। या इसको आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, पोलराइजेशन वर्ड भी यूज किया जाता है, चार्ज डेंसिटी भी यूज किया जाता है, या एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है बेटा, ये अलग चीज है, आयोनिक पोटेंशियल। तो ये जो कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, किसके थ्रू, बाई कैटायन, इज नोन एज पोलराइजेशन। ये जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा, फेजेंस कहता है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ घूमते जाएंगे, निकलते जाएंगे, उतना आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा, उतना ज्यादा आयनिक पोटेंशियल ज्यादा। आयनिक पोटेंशियल को एक सिंबल से लिखते हैं फाई से। तो पोलराइजेशन ज्यादा मतलब आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगा, उतना ज्यादा बेटा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगा। कोवलेंट इंक्रीज होने लगेगा तो आयनिक कैरेक्टर हम बोलेंगे कम होने लगेगा। तो जितना ज्यादा ये डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन होगा, मतलब उतनी ज्यादा आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी पोलराइजेशन की, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा और उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो इस चीज में देखो, जो पोलराइज कर रहा है बेटा वो कैटायन कर रहा है, इसलिए जो कैटायन होता है उसकी पावर होती है पोलराइज करने की, इसलिए हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन।
कैटायन की हम पोलराइजिंग पावर पीपी लिखेंगे। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो कैटायन की होती है, और पोलराइज जो होने वाला है बेटा वो एनायन है। इसका मतलब जो एबिलिटी है पोलराइज होने की वो एनायन है। तो एनायन के लिए जो वर्ड कंसीडर करेंगे वो हम करेंगे पोलराइजिंग एबिलिटी। मैं इसको पी ए से शॉर्टकट में लिखूंगा, पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ एनायन। तो जो कैटायन और एनायन के बीच पोलराइजेशन होता है, उस पोलराइजेशन को करने की पावर कैटायन के पास होती है, पोलराइजिंग पावर कैटायन के पास होती है, और पोलराइजिंग होने की एबिलिटी एनायन के पास होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, फेजेंस ने बोला है पोलराइजेशन। तो उसने क्या बोला कि इन चीजों को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो आयनिक पोटेंशियल है, अभी आपने वर्ड यूज किया आयनिक पोटेंशियल। तो आयनिक पोटेंशियल जिसको आप फाई से लिख रहे हो, आयनिक पोटेंशियल इक्वल में है क्या, ये चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन का रेशियो है। साइज ऑफ कैटायन का रेशियो है, मतलब जितना कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा या कैटायन का साइज छोटा होगा तो ये चीज बढ़ने लग जाएगी। आप कैटायन का चार्ज बढ़ाते जाओ, साइज छोटा करते जाओ, तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा, आईपी बढ़ता जाएगा। आईपी बढ़ता जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड साइज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा डिक्रीज होगा। ये चीज छोटी करते जाओ, ये बड़ी करते जाओ, तो फाई इंक्रीज हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज हो जाएगी, तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, फाई इंक्रीज हो जाएगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगा। तो वी कैन से दैट कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगा। कैसे? जैसे देखो एग्जांपल देखो आप, सपोज मैं चार्ज ऑफ कैटायन की बात कर रहा हूं, मैं एग्जाम में आपको प्रॉब्लम दे देता हूं एज एग्जांपल। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl ले लिया हमने, और MgCl2 और AlCl3, SiCl4, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड ले लिए बेटा हमने। अब हमें इसमें से ये बताना है कि कोवलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर चेक करना है। देन यू कैन सी एनायंस आर सेम, सब में क्लोराइड है, तो इसका इफेक्ट तो सब में बराबर है, तो इसको छोड़ दो। इधर देखो कैटायन, ये कैटायन है आपका, ये Na है, तो Na का चार्ज कितना होता है, +1। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, +2। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3। तो सिलिकॉन का चार्ज कितना होता है, +4। तो इन सब कंपाउंड में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, तो इन सब कंपाउंड में बेटा आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कैटायन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो कैटायन का चार्ज इंक्रीज होगा तो देखो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऐसे लिख देता हूं क्यू। चार्ज को क्यू से मतलब कैटायन, जितना चार्ज कैटायन का इंक्रीज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर कैटायन की इंक्रीज हो जाएगी, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्यू इंक्रीज हो गया तो फाई इंक्रीज हो गया, आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम तो आते हैं बेटा आपके। तो आपको जितने कंपाउंड दे दिए उसमें आपने कोई एक कॉन्सेप्ट लगा देना है। आपने इधर देख लिया तो इसका मतलब इन सब में NaCl सबसे ज्यादा आयनिक है, बट SiCl4 सबसे ज्यादा कोवलेंट है। क्लियर बेटा? क्लियर? कोई डाउट किसी को? ऐसा एग्जांपल आप सर इसमें। सर हाँ बोलो बेटा। हेलो हाँ हाँ सुन रहा सर, हूँ बेटा, एग्जाम में बोलो। एग्जाम में किस तरीके से करेंगे सर? अलग अलग प्रॉब्लम आएगी तो सर किस कौन से मेथड यूज करेंगे? तो वो तो जो आप देखोगे जैसा क्वेश्चन देगा, जैसे इसमें क्या डिफर कर रहे थे, जो पॉइंट में डिफरेंस होगा वही तो यूज करोगे आप। इस सब में देखो एनायन सेम है तो आपको कैटायन का चार्ज ही तो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वो यूज कर लेंगे बेटा। तो कैटायन का चार्ज डिफरेंट आ रहा है इसलिए चार्ज डिफरेंट लगा के सोल्व कर लेंगे हम। तो कोई एक तो होगा ना वहां पर, कोई क्ल्यू तो लेना पड़ेगा आपको। यस सर। देखो अभी और शेयर करता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका ये डाउट। देखो देखो कुछ एग्जांपल लूंगा, क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सपोज मैंने यही वाला एग्जांपल आपको ऐसे ले लिया, मैंने क्या कर दिया कि इसके अंदर ऐसे लिख दिया कि
LiCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये, और कोई भी ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्लोराइड। अब आप देखो, आपने ये चीज लिख ली, तो एनायन फिर सेम है आपका, देखो एनायन सेम आ रहा है तो एनायन छोड़ दो। अब की बार देखो चार्ज भी सेम आ रहा है, बिकॉज Li पर भी +1 चार्ज है, सोडियम पे भी +1 चार्ज है, पोटेशियम पे भी +1 है, रुबिडियम पे +1 है, तो चार्ज भी चेक नहीं कर सकता। तो फिर क्या चेक करूं मैं? तो मैं ये देख सकता हूं कि साइज तो देख सकता हूं, लिथियम छोटे साइज का होगा, सोडियम का साइज बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम का साइज और बड़ा हो जाएगा, रुबिडियम का साइज और बड़ा हो जाएगा। तो कैटायन का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, साइज ऑफ कैटायन जितना इंक्रीज होता जाएगा, तो फाई कम होता जाएगा। फाई कम होता जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर हम इस तरफ देखेंगे तो देखो आपको अपने आप आंसर मिल गया। इधर जाओगे तो चेंज किस में आ रहा है? कैटायन के साइज में, साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, तो फाई डिक्रीज हो जाएगा, आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। फाई डिक्रीज हो जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा आपका। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो जैसा एग्जाम में पूछेगा वो आप प्रॉब्लम बना सकते हो, आंसर दे सकते हो ना। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड पॉइंट जरूर होगा हमारे पास। यस सर। दूसरा देखो, आप और क्या चीज से देख सकते हो आयनिक पोटेंशियल के साथ साथ? फेजेंस कहता है कि आप ये भी देख सकते हो एनायन से भी। एनायन का साइज बड़ा हो या चार्ज ज्यादा हो, चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, या एंड साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, कैटायन का साइज कम होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए बेटा। साइज जितना बड़ा होगा तो ऐसा होने से भी पोलराइजिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एनायन का चार्ज ज्यादा होगा। एनायन का साइज बड़ा होगा तो डिस्टोर्शन ज्यादा होगा। दोनों ही केसेस में क्या होगा? फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप एनायन से भी चेक करते हो, चेक कर सकते हो। यू कैन चेक आइदर फ्रॉम कैटायन और फ्रॉम एनायन। आपको दिया होगा कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कहीं ना कहीं से क्ल्यू होगा। सपोज आपको एग्जांपल ऐसे दे दिया उसने, आपसे ऐसे लिख दिया भाई कि आपके पास MgF2 है, या मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम कुछ भी ले लिया आपने। इस बार हमें क्या, नहीं ये तो हमने कैटायन अलग कर दिया, हमें अब की बार क्या करना है? एनायन अलग करना है। तो एनायन अलग कर लेते हैं हम। तो चार्ज ऑफ एनायन अलग करना है। जैसे मैं आपको कह देता हूं कि मेरे पास सोडियम का सपोज फ्लोराइड है, और सोडियम का ऑक्साइड है बेटा, और सोडियम का नाइट्राइड है। अब की बात नाइट्राइड, देखो अब कैटायन तो सेम हो गया, तो छोड़ दो कैटायन को इस बार। इस बार कैटायन का रोल खत्म हो गया। अब एनायन का रोल देखो। एनायन में यहां देखो फ्लोराइड, फ्लोराइड का चार्ज होता है -1, ऑक्साइड का चार्ज होता है -2, नाइट्राइड का चार्ज होता है -3। तो इट मीन्स देखो एनायन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा तो चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज हो गया, चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है। चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है तो अभी हमने पढ़ा चार्ज एनायन इंक्रीज होगा तब भी तो फाई इंक्रीज हो जाएगा। फाई इंक्रीज हो जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब में सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइड में अगर मुझे डिसाइड करना है कौन सबसे ज्यादा कोवलेंट है, तो नाइट्राइड सबसे ज्यादा कोवलेंट है और फ्लोराइड सबसे ज्यादा आपका आयनिक हो जाएगा। इवन आप क्या कर सकते हो, साइज ऑफ एनायन से भी चेक कर सकते हो। साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन से कैसे चेक कर सकते हो? जैसे मान लो मैंने आपको सोडियम फ्लोराइड दे दिया, फिर सोडियम क्लोराइड दे दिया, सोडियम ब्रोमाइड दे दिया और सोडियम आयोडाइड दे दिया। अब हमें क्या है, इसके अंदर चेक करना है हमें। कैल्शियम, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम का ले लो, जैसे ऊपर सोडियम का लिया है तो एग्जांपल चेंज कर दो, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड दे दिया मैंने, सपोज एक चेंज कर दिया एग्जांपल। अब की बार देखो कैटायन तो फिर सेम कर दिया मैंने, तो कैटायन सेम कर दिया और एनायन चेक करो आप।
चार्ज सेम आ रहा है एनायन का, इधर भी -1 है फ्लोराइड का, क्लोराइड का -1, ब्रोमाइड का -1, आयोडाइड का -। देन वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायन। इधर से इधर जा रहे हो, फ्लोराइड से साइज बड़ा होता है क्लोराइड का, क्लोराइड से साइज बड़ा होता है ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड से साइज बड़ा होता है आयोडाइड का। इसका मतलब साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है। अगर एनायन का साइज इंक्रीज होगा तब भी आपका फाई इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी देखो मैंने क्या क्या फैक्टर बता दिया आपको। मैंने कहा है कि कोवलेंट कैरेक्टर कैसे देख सकते हो कि कैटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज बड़ा होना चाहिए, तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो कैटायन से भी चेक कर सकते हो आप, एनायन से भी चेक कर सकते हो, इवन कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हो। एक चीज और अफेक्ट करती है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। जो कैटायन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा तीन टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप होगा आपका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट, इनर्ट का मतलब है आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरे वाले टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सूडो इनर्ट। सेकेंड टाइप इज सूडो इनर्ट। सूडो इनर्ट मीन है आउटर मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड वन जो होता है नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो ना ऐसा हो ना ऐसा हो। नॉन इनर्ट में ना तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हमारा नॉन इनर्ट हो जाएगा। तो जब आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इनर्ट होने पर पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा। सूडो इनर्ट होगा तो इससे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और नॉन इनर्ट होगा तो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन इधर से इधर देखेंगे हम, इन तीनों में 8 इलेक्ट्रॉन वालों से ज्यादा पोलराइजेशन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन वालों में आउटर मोस्ट होने चाहिए 18, और 8 और 18 दोनों ही नहीं है तो उसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो जैसे जैसे इधर जाओगे तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो फाई इंक्रीज हो जाएगा, फाई इंक्रीज हो जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स जो है, आप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। कैसे? इसके एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिख दिया NaCl, और एक एग्जांपल बेटा लिख दिया मैंने NaCl, और एक लिख दिया आपका सपोज CuCl। अब NaCl में देखो एनायन तो सेम है दोनों के अंदर, इसका मतलब इसको छोड़ो, कैटायन का चार्ज इसका भी +1 है Na का, और Cu का भी +1 है, चार्ज भी सेम हो गया। और प्रैक्टिकली ये पता लगा कि साइज भी जो है, जब आप पता करोगे तो साइज भी सेम आ रहे हैं, ये गिवन है सपोज, वैसे प्रैक्टिकल रिजल्ट है तो गिवन साइज सेम। तो अब कैसे करें? अब तो कोई फैक्टर ही नहीं लग रहा बेटा, साइज सेम। तो अब हमारे पास एक फैक्टर और रह गया लास्ट में, वो और चेक करना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अगर मैं Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6। Na पॉजिटिव एस तो हट गया, तो आउटर मोस्ट शेल तो सेकंड वाला है, सेकंड वाला है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इसमें, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब ये तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और कॉपर में देखोगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू check the electronic configuration of copper, then it is the 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहां तो आउटर मोस्ट शेल थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला तो यहां से लेके यहां तक है, इलेक्ट्रॉन देखो 2 6 और 10 18 हो गए, 18 का मतलब तो ये वाला केस हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि Na वाला इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है और 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब ये मोर कोवलेंट हो जाएगा, मोर कोवलेंट, और ये इससे लेस कोवलेंट हो जाएगा या मोर आयनिक हो जाएगा, इसको बोल सकते हो मोर
आयनिक। जहां ऊपर वाले चारों केसेस नहीं लग रहे हैं बेटा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हो। ऐसे ही देखो, ये काफी, जितने मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं यही आपके एग्जाम के प्रॉब्लम है। जैसे ऐसे ही एग्जांपल आ जाए, जिंक कैडमियम मरकरी, भाई ZnCl2 दे दिया मुझे, कैडमियम दे दिया Cl2 एंड मरकरी दे दिया Cl2। जिंक कैडमियम मरकरी दे दिया, या आपको मतलब कॉपर सिल्वर गोल्ड दे दिया, CuCl, AgCl, गोल्ड दे दिया। अब ऐसे केसेस में कैसे करोगे भाई, कौन कोवलेंट कौन आयनिक? देखो एनायन सेम, कैटायन में Zn2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव। आगे चल के देखोगे तो साइज भी अप्रोक्सीमेट सेम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो, इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जिंक वाला है कॉपर की तरह ही होगा, 3s2 3p6 3d10, लेकिन यहां पर आपका 3d10 आएगा, लेकिन यहां तो 4d10 आ जाएगा ना। आगे चलोगे तो 5d10 आ जाएगा, तो 5d10 में 4f भी आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की साइड चलते जाओगे तो आप नॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करते जाओगे। तो इनमें जो आपके ट्रांजिशन मेटल है, इनमें जब भी चलो तो आप ऊपर से नीचे चलोगे तो नॉन इनर्ट की तरफ जाते जाओगे, नॉन इनर्ट की तरफ चलते जाओगे तो आप ये बोलते जाओगे कि आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। दोनों में ही कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, चाहे इसमें देखो चाहे आप इसमें देखो। तो ZnCl2 से ज्यादा कोवलेंट कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड से ज्यादा कोवलेंट मर्करी क्लोराइड। ऐसे ही कॉपर क्लोराइड से ज्यादा कोवलेंट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड से ज्यादा कोवलेंट गोल्ड का क्लोराइड। तो ऐसे हम जितना चलते जाएंगे उतना कोवलेंट कैरेक्टर आते जाएंगे। तो ये बेटा हमारा है फेजेंस रूल। फेजेंस रूल से आप क्या कर पा रहे हो, फेजेंस रूल से यू कैन चेक द रिलेटिव कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। क्या फैक्टर हैं कोवलेंट के लिए फेवरेबल, क्या फैक्टर है? देखो कोवलेंट के लिए फेवरेबल सारे जोड़ दें तो क्या क्या होंगे। कोवलेंट के लिए क्या होना चाहिए, पहला जो है कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, कैटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और एनायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूडो से नॉन इनर्ट होना चाहिए। आयनिक के लिए बिल्कुल उल्टा कर दो, जिसमें अपोजिट चीजें आ जाएंगी, वो आपके आयनिक कैरेक्टर में आ जाएंगे। इसी चीज से हमारी सारी एक्सप्लेनेशन जाती हैं, जो एप्लीकेशंस आती हैं इसमें। मतलब सारा कुछ हम एप्लीकेशंस जो करते हैं वो फेजेंस रूल से करते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ फेजेंस रूल, एप्लीकेशंस ऑफ फेजेंस रूल में पहली चीज बेटा आप देखो कि अगर मान लो आपको कलर पता करना है तो आप कलर बता सकते हो। कलर में हम ये कह सकते हैं कि जितना साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग ज्यादा हो जाएगा, और पोलराइजिंग ज्यादा होने से कलर आने लग जाएंगे, कलर इंटेंस होने लगेंगे, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। एग्जाम्पल शेयर करते हैं ऐसा क्या सपोर्ट करता है इस चीज को। देखो सपोज अगर हमारे पास देखो AgCl है सिल्वर क्लोराइड, AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, AgI है सिल्वर आयोडाइड। इसमें चेक करें तो ये वाली चीज तो सेम आ गई, कैटायन तो सब में सेम है। लेकिन एनायन में देखो, एनायन यहां पर क्लोराइड है, यहां ब्रोमाइड है, यहां आयोडाइड है। तो क्लोराइड से ब्रोमाइड आयोडाइड बड़ा होता जाएगा। इधर से इधर चलते जाओगे आप, तो इधर से इधर चलते जाओगे तो आप देखोगे एनायनिक साइज इंक्रीज होगा, एनायनिक साइज इंक्रीज होगा। तो एनायनिक साइज इंक्रीज होगा तो इसकी एबिलिटी, अभी मैंने पोलराइजिंग एबिलिटी Pa लिखा था, Pa इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो फाई इंक्रीज हो जाएगा। फाई इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, जो AgI है इसमें Ag कैटायन I के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा डिस्टोर्टेड करेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। और ये ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब ये चार्ज इधर से इधर ही तो आ रहा है। जब ये इधर आ रहा है तो इसको पोलराइजेशन कह रहे हैं, या चार्ज ट्रांसफर कह सकते हो आप, पोलराइजेशन। और चार्ज का ट्रांसफर, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, Hc बाई लेमडा। तो जैसे जैसे आप
इधर आते जाओगे तो आपका लेमडा विजिबल रेंज में आ जाएगा, तो आपको कलर दिखाई देने लगेगा। विजिबल रेंज मतलब जो 7 कलर होते हैं उसकी वेवलेंथ आ गई तो कलर दिखाई देगा। यही रीजन होता है कि एजीसीएल जो है वो व्हाइट है। एजीसीएल जो प्रेसिपिटेट देखोगे वो व्हाइट होता है एजीसीएल का। एजीबीआर येलो होता है और ये इंटेंस येलो होता है, इसको पेल येलो बोलते हैं, पेल येलो। तो ये रीजन है, आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि एजीसीएल इज व्हाइट वाइल एजीआई इज येलो। तो रीजन क्या दोगे? तो रीजन दोगे बेटा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से विजिबल रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कलर आने लग गया है। लेकिन एजीसीएल में ऐसा नहीं है। तो आप फेजेंस रूल से देखो कहां जाकर के एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप कलर बता सकते हो कुछ कंपाउंड के अंदर। तो कलर का डी ब्लॉक में जो पढ़ते हो सिर्फ रट्टा नहीं मारना कि डी डी ट्रांजिशन ही कलर होता है, वहां डी ब्लॉक में पढ़ते होंगे, दिमाग में वो भी आता होगा। तो कलर का रीजन वो नहीं होता है, कलर का रीजन होता है विजिबल लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो कलर के रीजन अगर आपके पास इसमें आप देखोगे ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एजी प्लस है, एजी प्लस है, एजी ट्रांजिशन मेटल में D0 D10 केस है। और जिसमें D10 होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कहती है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि +2 अभी अभी पढ़ के आए हो आप, जिसमें D10 होता है, D10 तो कलर नहीं देता है। ये D10 क्या करता है? ये तो कलरलेस होते हैं। लेकिन कलरलेस किस रीजन से होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीडी ट्रांजिशन, एब्सेंस ऑफ डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन से कलर नहीं आया है, ये कलर डीडी ट्रांजिशन से नहीं आया है बेटा। ये कलर किस रीजन से आया है? ये कलर आया है पोलराइजेशन से। तो एजीआई पेल येलो है या पीले कलर का है, इसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं है। D10 केस वाले भी कलर्ड हो सकते हैं, लेकिन किस रीजन से? पोलराइजेशन से। क्लियर बेटा? D10 तो आप नोट भी लिख सकते हो, D10 केस shows color due to polarization, मतलब फेजेंस रूल। तो फेजेंस रूल का एक एप्लीकेशन हमारे पास आ गया बेटा, कलर देखना। दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट आउट होंगे आपके जो आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बार बार पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। ऐसे प्रॉब्लम हम इस फेजेंस रूल से आज निकालेंगे हम। दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी जो है हेल्पफुल टॉपिक फॉर यू। तो सेकंड जो बेटा हम कर सकते हैं, इससे हम एसिडिक बेसिक नेचर कर सकते हैं, नेचर स्पेशली ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि फाई की वैल्यूज से हम अगर √5 का वैल्यू हमारे पास 3.2 से ज्यादा आ जाए, 3.2 से ज्यादा आ जाए तो वो बेसिक होते हैं, ये कोवलेंट होते हैं। जो कोवलेंट होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जितना फाई ज्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर आएगा तो वो एसिडिक होंगे। अगर √5 का वैल्यू 2.1 से 3.2 के बीच में आ जाए फाई का वैल्यू, तो फिर जो होते हैं ऐसों को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब बेटा जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव शो करते हैं, एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं। और √5 का वैल्यू अगर लेस देन 2.1 आ जाए, 2.1 से कम आ जाए तो ऐसों को हम आयोनिक बोलते हैं, और जो आयनिक होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो आप फेजेंस रूल से एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब फेजेंस के अकॉर्डिंग जो जितना ज्यादा कोवलेंट होगा वो उतना एसिडिक होगा, जितना लेस कोवलेंट होगा उतना बेसिक होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपसे ऐसे शेयर करूं, सपोज मैं एग्जांपल लूं, एग्जाम में ऐसे आ गया कि एक आपके पास SnCl2 है और एक आपके पास SnCl4 है। आपको ये चेक करना है कि भी इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो आप क्या कर लो, फाई चेक कर लो। फाई मतलब फेजेंस रूल के अकॉर्डिंग आयोनिक पोटेंशियल चेक कर लो। देखो एनायन सेम, एनायन छोड़ दो,
कैटायन सेम, लेकिन कैटायन का चार्ज देखो, इसका चार्ज है +2 और इसका चार्ज है +4। इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हो आप, तो इधर से इधर जा रहे हो तो कैटायन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का चार्ज इंक्रीज हो गया तो फाई इंक्रीज हो गया, फाई इंक्रीज हो गया तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। और बेटा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो कोवलेंट इंक्रीज होने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कि एसिडिक कैरेक्टर जो है किसमें ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो इसमें ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ये मोर एसिडिक और ये वाला आपका लेस एसिडिक। तो ऐसी प्रॉब्लम आप फेजेंस रूल से बना सकते हो। मैं कुछ आपसे डेटा शेयर करता हूं, कुछ आपसे जो डेटाबेस प्रॉब्लम है वो शेयर करता हूं। अगर हम एस ब्लॉक, आपके काम की चीजें कुछ करता हूं, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट लोगे, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जितने भी होंगे ऑल जो ऑक्साइड्स बनाओगे आप वो बेसिक होंगे, उनको आप बेसिक कंसीडर करोगे, एक्सेप्ट बेरिलियम के। बेरिलियम के कंपाउंड छोड़ करके, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड छोड़ करके बाकी सारे बेसिक होंगे। जैसे मान लो मैं कह दूं आपको NaOH तो आपको होगा बेस, Na2O तो बेस, मैंने वन वर्ड में लिख दिया। एस ब्लॉक में जितने भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होंगे, ऑल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। सिर्फ किसके वाले को छोड़ के, बेरिलियम वाले कंपाउंड्स को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के बाकी आपके बेसिक होते हैं। अगर हम बात करें बेटा इसमें पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक में आप जो कंपाउंड बात करोगे वो सारे होंगे एसिडिक, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो वो सारे होंगे एसिडिक। एक्सेप्ट, कुछ को ध्यान रखना है पी ब्लॉक में, एक्सेप्ट कौन से वाले हैं, इसमें आपका है N2O, NO, CO और वाटर। ये जो है N2O, NO, CO और H2O वाटर है, ये सब न्यूट्रल है। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल लेना है। N2O को नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कोई भी आ जाए, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड। अब CO2 आ गया तो एसिड ले लेना बेटा, NO2 आ गया एसिड ले लेना आप। तो N2O, NO, CO और H2O को हमने न्यूट्रल लेना है, बाकी जितने ऑक्साइड होंगे वो आपके एसिडिक होंगे। तो एक हेल्प मिल जाएगा आपको, डेटाबेस क्वेश्चन में आपको एक हेल्प मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सब टाइप के मिलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में देखोगे तो एसिडिक भी होंगे, इधर से इधर चलोगे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं। और वो डिपेंड किस पर करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, चार्ज पर। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना इधर चलते जाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो बेसिक, जैसे देखो एग्जांपल, जैसे MnO तो ये बेसिक हो गया, MnO2 एम्फोटेरिक हो गया, और Mn2O कुछ भी ले लो आप, O7 तो ये एसिडिक हो गया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +4, या ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक ये कैरेक्टर डी ब्लॉक में इंक्रीज होता है। फिर भी जो ज्यादा पूछे जाते हैं एम्फोटेरिक वाले, वो एग्जांपल याद कर लोगे आप, नॉलेज क्लाउड में एम्फोटेरिक वाले, एक आइडिया सा मिल जाएगा आपको। एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक किस किस में देते हो, देखो एक तो एम्फोटेरिक के अंदर आप यूज करोगे बेरिलियम के, जिंक, बेरिलियम इधर भी आ गया था देखो, बेरिलियम, जिंक, लेड, टिन, आर्सेनिक +3 के अंदर अगर होता है तो ये आपके, और गैलियम, ये आपके एम्फोटेरिक कैटेगरी के अंदर। एल्यूमिनियम,
ये काफी इंपॉर्टेंट वाले। तो बेरिलियम के कंपाउंड, एल्यूमिनियम के कंपाउंड, जिंक के कंपाउंड, लेड के कंपाउंड, टिन के कंपाउंड, आर्सेनिक और गैलियम, ये जो आपके हो सकते हैं, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने सपोज जिंक का, जो आपको नॉन एग्जांपल है वो लेके करते हैं। जिंक की आप HCl से रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा आपका, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। यू कैन सी हेयर, यहां पर जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HCl एसिड है, तो इसका मतलब जिंक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है यहां पर। और ये जो हो रहा है सॉल्ट में, जब बेस की तरह जब भी काम करेगा तो वो कैटायन बनेगा। ये जो बना रहा है वो कैटायन बना रहा है। जिंक जब भी किसी के साथ बेस की तरह काम करेगा तो कैटायन बनाएगा। अब देखो यही वाला एग्जांपल, अगर जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ ले लेते हैं, NaOH के साथ लेते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2। Na2ZnO2 ये स्पीसीज होती है और हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो अब यहां देखो ये अब NaOH बेस है, तो अब जिंक को एसिड की तरह वर्क करना पड़ेगा। तो जिंक एसिड की तरह वर्क करेगा, जब जिंक एसिड की तरह वर्क करेगा तो हमेशा एनाइनिक वाले पार्ट में आएगा। ये देखो Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये एनाइन वाले पार्ट में है। तो जब कभी भी कोई मेटल बेस की तरह वर्क करती है तो कैटाइनिक पार्ट में होती है, और जब कोई एसिड की तरह वर्क करती है एनाइनिक पार्ट में होती है। जब कोई मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करे तो इसका मतलब उसका नेचर जो है वो एम्फोटेरिक है। तो इससे आप बेटा ये पता कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, आप एसिडिक या बेसिक के क्वेश्चन में जिनमें फंसते हैं उनके अंदर एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है आपका, जो इसकी एप्लीकेशन है वो आती है थर्मल स्टेबिलिटी। वर्ड आता है थर्मल स्टेबिलिटी। TS, थर्मल स्टेबिलिटी भी आप फेजेंस रूल से चेक कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। थर्म मतलब हीट, हीट देने पे अगर कोई टूट जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, हीट देने पे कोई स्टेबल रहता है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी या इसको TS बोलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में आप दो केस अलग अलग बना लो बेटा। अगर आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है और आपके पास आयनिक कंपाउंड ऐसा है, एक ऐसे आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग पोली एटोमिक एनायन। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें पोली एटोमिक एनायन है, एनायन वाले पार्ट में बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, XYZ एक्सेट्रा, जिसमें बहुत सारे एनायन के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। एक तो वो पार्ट होता है थर्मल स्टेबिलिटी, उसकी देखी जाती है। और एक थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाती है आपकी जिसमें आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोनो एटोमिक एनायन, मोनो एटोमिक एनायन, जिसमें एक ही एनायन हो। जैसे आप कोई भी हैलाइड लेते हो, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, तो जिसमें एक एनायन होता है, तो जिसमें आपका एक एनायन होता है वो यूज कर सकते हैं, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, एक ही एनायन हो, इसके लिए यूज करते हैं, एक्सेट्रा। थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे चेक करते हो। हाइड्राइड, तो एक ही
टाइप के एनायन हो, मोनोएटॉमिक एनायन हो, तब कैसे चेक करना है और ये कैसे? जब भी आपके पास आयनिक कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक एनायन हो, देन आप क्या करोगे, फाई जितना इंक्रीज होता जाएगा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब वो जल्दी टूट जाएंगे। जिसका फाई ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये केस देखना किसके अंदर है आपको? पॉली एटॉमिक स्पीसीज के अंदर देखना। कैसे देखना है आपको? देखो होगा क्या एक्चुअल में, क्या सीन होगा, ऐसा क्यों हुआ पॉसिबल? सपोज कोई भी आपके पास मेटल कार्बोनेट है, आप इसकी स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं मेटल कार्बोनेट, तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, मेटल होगा एम, जो भी आपके पास है, सपोज 2 पॉजिटिव आयन, कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होगी ओ सी, ये कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होगी सपोज आपके पास -2। अब ये क्या होगा कि जितना ज्यादा इसके अंदर फाई ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना बेटा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये एनायन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब पोलराइज करेगा, अट्रैक्ट एनायन। तो ये जो एनायन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। जैसे जैसे ये इसकी तरफ जाने लगेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे और CO2 रिलीज हो गई तो टूट गया ये। इसका मतलब जितना फाई ज्यादा हुआ उतना जल्दी ये टूटा और CO2 रिलीज कर दिया, मेटल के ऑक्साइड उसने रिलीज कर दिए। तो जितना फाई ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, टूट जाएगा वो। तो जितना फाई ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उतनी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो फाई ज्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी डाउन होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। बट इसमें क्या होना चाहिए? OCO। देखो इसमें मैंने पॉली एटॉमिक एनायन लिया है, एक कार्बन, इतने सारे ऑक्सीजन, तो ये वाला केस होगा, ये वाला केस नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हो आप। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, आप देख लो कार्बोनेट, देख लो आप एज एग्जांपल, कार्बोनेट ऑफ एल्किली मेटल, कार्बोनेट ऑफ एल्किली मेटल, कार्बोनेट ले लो चाहे बाई कार्बोनेट ले लो। अभी हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम बाई कार्बोनेट ले लो एल्किली मेटल के। तो कार्बोनेट क्या होते हैं? जैसे सोडियम, लिथियम कार्बोनेट, तो लिथियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? Li2CO3। लिथियम के बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लिथियम सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कार्बोनेट सीजियम कार्बोनेट। तो एनायन सेम, लिथियम सोडियम पोटेशियम से कैटायन का साइज ऊपर से नीचे जा रहे हो आप तो इंक्रीज हो रहा है। दोनों के लिए बना सकता हूं ना बेटा मैं, कार्बोनेट के लिए भी, बाई कार्बोनेट के लिए भी। बाई कार्बोनेट क्या होता है? LiHCO3 NaHCO3, पोटेशियम बाई कार्बोनेट KHCO3, रुबिडियम बाई कार्बोनेट RHCO3, सीजियम बाई कार्बोनेट CHCO3। तो दोनों ही केसेस में, चाहे ये वाला केस ले लो आप, चाहे ये वाला केस ले लो, दोनों ही केसेस के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो पाई डिक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगी। पाई डिक्रीज होगा तो आपका क्या होगा? पाई इंक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, पाई डिक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो चाहे एल्कली मेटल के कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इनका इंक्रीज होगा और इनका भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। अब मान लो हमारे पास ये बाई कार्बोनेट है, तो इसका सबसे स्टेबल बाई कार्बोनेट कौन सा हुआ? सीजियम बाई कार्बोनेट। यही रीजन होता है कि हम क्या पढ़ते हैं, जो लिथियम बाई कार्बोनेट होता है वो अनस्टेबल होता है, नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, अनस्टेबल है, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, इजीली टूट जाता है, इजीली आपके पास टूट जाएगा इसके अंदर। हाँ, इवन आपसे ये बात की जाए इन दोनों कार्बोनेटों में, मान लो सेम कार्बोनेट है, सीजियम कार्बोनेट भी है, सीजियम बाई कार्बोनेट है, इन दोनों में स्टेबिलिटी देखना है किसकी ज्यादा होगी, तो भाई सीजियम कार्बोनेट और सीजियम बाई कार्बोनेट में आपका जो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो इनका होगा, कार्बोनेट्स का ज्यादा होगा।
उसका रीजन क्या होगा? आपका कार्बोनेट से ज्यादा है। देखो इधर कार्बोनेट है, इधर अभी एक हाइड्रोजन तो बाकी है, एक हाइड्रोजन बाकी है, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बाकी है अभी। एसिडिक कैरेक्टर किससे रिलेटेड होता है? कोवलेंट कैरेक्टर से। कोवलेंट कैरेक्टर इधर जाओगे तो ज्यादा आएगा, कोवलेंट ज्यादा आएगा तो फाई ज्यादा आएगा और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो आपस में कंपैरिजन करना हो इधर से इधर, यही वाले सारे एग्जाम में तो प्रॉब्लम आते हैं। जब आपस में कंपैरिजन करना हो इधर से इधर, मतलब इन दोनों में कौन थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इधर से इधर जाओगे तो एच आ रहा है अभी, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो फाई इंक्रीज हो रहा है। फाई इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि बाई कार्बोनेट से कार्बोनेट जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और सेम आप बाकी सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट एल्किली मेटल के हैं, ऐसे ही आप एल्किलाइन अर्थ मेटल में देख सकते हो, ऐसे ही आप सल्फेट्स में दे सकते हो, तो बाकी सब जगह अप्लाई कर सकते हो। सो नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, एल्किली मेटल हो या एल्किलाइन मेटल, और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी साल्ट। ऑक्सी साल्ट में बेटा सारे आ गए, ऑक्सी साल्ट में मतलब कार्बोनेट भी आ गए, बाई कार्बोनेट आ गए, सल्फेट आ गए, एटसेट्रा। जितने भी जो होंगे साल्ट होंगे, ऑक्सी साल्ट होंगे, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो नेट रिजल्ट हमें याद रखना है कि एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल में ऑक्सी साल्ट कोई भी हो, चाहे सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, बाइकार्बोनेट हो, ऊपर से नीचे जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज होगा। अब अगर ये वाला केस नहीं है हमारे पास, पॉली एटॉमिक एनायन नहीं है, तो दूसरा केस तो मैंने आपको ये दिया है बेटा। दूसरे वाला केस मैंने क्या दिया आपको? मैंने आपको ये दिया कि आपके ये केस थे दो। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉली एटॉमिक एनायन, उसके पास पॉली एटॉमिक एनायन है, मतलब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट ऐसा है, तब आप फाई इंक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन आयनिक कंपाउंड में मोनो एटॉमिक एनायन है, मोनो एटॉमिक एनायन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड भी तो हो सकता है, ऐसे केसेस आ जाएं जैसे हाइड्राइड। तो ऐसी चीजें अगर आपके पास आ जाती हैं, तब आपका जो ये कैरेक्टर देखना है वो आप फाई से नहीं देखेंगे, वो आप लेटिस एनर्जी से देखेंगे। तो तब आपकी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। लेटिस एनर्जी से चेक करना है अब आपको। लेटिस एनर्जी होता क्या है? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज जितना ज्यादा होना चाहिए, Q1 Q2, लेटिस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ही बनता है, और दोनों का R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का सम। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और दोनों की बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लेटिस एनर्जी कम होगी। तो लेटिस एनर्जी जितना ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। तो इसमें कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? देखो इस कैटेगरी के अंदर आप कौन से एग्जांपल दे सकते हो? तो बेटा इस कैटेगरी के अंदर तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो मैंने क्लोराइड ब्रोमाइड दे दिया, मैंने आपको लिख दिया कि भाई NaCl है, NaBr है, NaI है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। देन ये वाला केस देखो आपका, इसमें एनायन एक ही है, मोनो एटॉमिक एनायन है। जब मोनो एटॉमिक एनायन है तो आप लेटिस एनर्जी से चलोगे, तो देखो लेटिस एनर्जी से चलोगे, चार्ज तो बराबर आ रहा है आपका, +1 -1 +1 -1 +1 -1 1 1 आ रहा है। लेकिन आप इन दोनों का सोडियम का साइज बराबर है, लेकिन ब्रोमाइड से आयोडाइड का साइज तो बड़ा हो रहा है, R नेगेटिव बड़ा होगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी। तो इधर से इधर जाओगे आप तो लेटिस एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? जो R+ और R नेगेटिव का सम है वो बड़ा होता जा रहा है,
और ये जब बड़ा होता जाएगा तो लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। या वेरी इजी आप कह सकते हो, जब एनायन एक ही है, कैटायन एनायन, तो बॉन्ड लेंथ देख लो भैया, बॉन्ड लेंथ जितना लंबा होगा उतना बॉन्ड वीक होता जाएगा और जल्दी टूट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा एग्जांपल ये भी तो करते हो आप। मान लो मैं आपसे थर्मल स्टेबिलिटी किसी हाइड्राइड की पूछ लेता हूं, मैं आपसे, भाई मैं क्या, कोई भी आपसे हाइड्राइड पूछ लूं कि कोई भी थर्मल स्टेबिलिटी किसी का भी, जैसे मैं कह देता हूं H2O और H2S। H2O और H2S में देखो एनायन तो सेम आ गया ना, एनायन तो एक ही है। अब एनायन एक है तो केस तो ये लगेगा, जिसका बॉन्ड लंबा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगा। HSOH बॉन्ड छोटा होगा और HS बॉन्ड लंबा होगा। तो जिसमें एनायन एक ही होता है तो हम उसको लेटिस एनर्जी या बॉन्ड लेंथ से एक्सप्लेन करते हैं। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होता जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। क्लियर? दो टाइप के कंपाउंड आएंगे, काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, लेकिन अगर ऐसा कर पाओगे तो शायद कुछ हेल्प मिल जाएगा आपको। अब मैं इनके कुछ नेट रिजल्ट्स की बात करते हैं, जैसे इसमें किया था। ऐसे ही देखो, आपका कोई भी साल्ट है, सपोज कोई भी साल्ट है आपका, मेटल जैसे कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट जब भी थर्मली डिकम्पोज करोगे तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे प्लस CO2 बन जाएंगे, CO2 गैस बनेगी। आपके पास मेटल के सल्फेट हैं, जैसे कुछ भी, बेरियम सल्फेट है, BaSO4 है, MsO4 है, तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा लेकिन SO3 बनेंगे। अब ध्यान रखना, SO2 नहीं बनाना, पहले क्या बनाना है, SO3। SO3 को काफी ज्यादा टेम्परेचर पर जब हीट करते हो आप, हाई टेम्परेचर 500 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हो, तब ये SO3 SO2 और O2 में कन्वर्ट होते हैं। जनरली कोई भी सल्फेट होगा तो आपके SO3 बनेंगे, कार्बोनेट होंगे तो CO2 बनेंगे, MsO4 बनेंगे। अगर आपका इसमें देखो, अगर आपके नाइट्रेट हैं, सपोज MnO3 नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हैं तो आपके NO2 बनेंगे, MO प्लस NO2 बनेंगे। लेकिन इन चीजों के कुछ एक्सेप्शन देखो, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल वाले नहीं पूछे जाएंगे आपसे, एक्सेप्शनल केसेस वाले पूछेंगे। अगर आपके पास ये वाला साल्ट फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 होता है, इसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। ग्रीन विट्रोल एग्जाम में बहुत बार आता है। ये ग्रीन विट्रोल को जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो पहले बन जाएगा FeSO4, और हीट करोगे तो ये फेरस का तो ऑक्साइड दे देगा, लेकिन याद रखना ये SO2 भी देता है, SO3 भी देता है जर्नल हीटिंग पर। तो एक ऐसा एग्जांपल, वैसे मैंने क्या बताया आपको, SO3 ही मिलेगा, लेकिन फेरल सल्फेट ग्रीन विट्रोल को आपने थर्मली ब्रेक किया, हीट करके ब्रेक किया, तो आपको SO2 भी मिलेगा, SO3 भी मिलेगा, फेरस ऑक्साइड के साथ मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट देखो, आप याद करो, दूसरा पॉइंट आप याद करोगे, जो आपके नाइट्रेट होते हैं एल्कली मेटल के, वो काफी स्टेबल होते हैं, वो ये रिएक्शन नहीं देते। नाइट्रेट ऑफ एल्कली मेटल भी कौन से वाले देख लेना, नाइट्रेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, लिथियम नहीं, लिथियम वाला नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर थर्मली स्टेबल, आर थर्मली स्टेबल एंड gives nitrites on heating। जब आप इनको हीट करोगे तो ये नाइट्राइट्स देंगे बेटा। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है ANO3, तो थर्मली काफी स्टेबल है। जो नाइट्रेट्स है एल्कली मेटल के, वो थर्मली स्टेबल है। अगर आपने इसको हीट कर दिया ना, तो हीट करोगे तो ये NaNO2 प्लस ऑक्सीजन दे देगा। हाँ, बहुत ज्यादा हीट कर दो, जैसे 800 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करो, तब जाकर के फिर ये वापस जैसे मैंने क्या बताया, जनरली कोई नाइट्राइट होंगे तो मेटल के ऑक्साइड और NO2 बन जाएगा। लेकिन ऐसा किस में नहीं हो पाएगा, ऐसा नाइट्रेट जो होंगे
जो आपके नाइट्रेट, ये 4 हैं एल्कली मेटल के, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम नहीं लिखा है, इसका मतलब लिथियम जो है वो अनस्टेबल है, वो ऐसे ही आ जाएगा, लिथियम का नाइट्रेट अनस्टेबल है, वो थर्मली स्टेबल नहीं है। साइड में लिख सकते हो, लिथियम नाइट्रेट इज अनस्टेबल। लिथियम नहीं, बाकियों के नाइट्रेट जो है थर्मली काफी स्टेबल। और तीसरी एक चीज याद करोगे आप, जो आपके पास मेटल, जो नोबल मेटल होती हैं, नोबल मेटल समझते हो, नोबल मेटल, नोबल मेटल जैसे आपकी सिल्वर की, गोल्ड की, या प्लेटिनम, मरकरी, ये ऑक्साइड में नहीं, ये डायरेक्ट मेटल में डिकम्पोज होते हैं। नोबल मेटल्स ऑक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स मेटल। ये सीधे मेटल में, मेटल मतलब सीधा मेटल रेजिड्यू बोलते हैं, वहां जाके पहुंच जाएंगे। भाई बाकी कहाँ रुकते हैं? बाकी देखो आप, जैसे मान लो ये है तो ऑक्साइड पे रुक रहे हैं बाकी सारे, तो बाकी सारे ऑक्साइड पे रुक रहे हैं, ये ऑक्साइड पे नहीं रुकेंगे, ये आपके सारे जाकर के जो है सीधा मेटल पे रुक जाएंगे। जैसे आप करते हो AgCO3 कार्बोनेट, अब इसको हीटिंग स्टार्ट करो आप, पहले हीट करोगे, पहले Ag2O चलो बन जाएगा, लेकिन ये Ag2O जो बन गया CO2 के साथ, ये भी रुकेगा नहीं, ये जाके रुकेगा Ag पर, और ये Ag का रेजिड्यू बनेगा। तो मैंने क्या किया है देखो, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं वापिस आपको। जब भी मेटल कार्बोनेट होंगे तो मेटल के ऑक्साइड और CO2 देंगे, मेटल सल्फेट होंगे, मेटल के ऑक्साइड SO3 देंगे, बहुत ज्यादा हीट करोगे तब SO2 मिलेगी। मेटल के नाइट्रेट हैं तो मेटल ऑक्साइड और NO2 देंगे। बट एक्सेप्शनल केस क्या है, जैसे आपका ग्रीन विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल को हीट करते हो तो SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही। जो नाइट्रेट होते हैं वैसे तो सारे ऑक्साइड देते हैं, लेकिन नाइट्रेट जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के होते हैं वो थर्मली स्टेबल हैं, वो ऑक्साइड नहीं देते, वो नाइट्राइट देते हैं। और तीसरा, अगर मेटल स्पेशली आपकी जो मैंने अभी बताई नोबल मेटल है, अगर आपका स्पेशली नोबल मेटल है तो नोबल मेटल जो होती हैं वो सीधा जाके मेटल में रुकती हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, वो किसी के साथ अटैच होना ही नहीं चाहेंगी, वो तो नोबल है, वो तो अकेला रहना पसंद करेंगी। तो वो क्या है, सारा चीज अपना हटा करके सीधा अपनी मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये एक पॉइंट आता है बेटा आप लोगों का, तो जिसको हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, जो काफी जो है क्वेश्चंस वगैरह बनता है, तो ध्यान देना है किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आ रहा है। और एट लास्ट जो हम इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये तो इवन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सोलिबिलिटी। जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनकी सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी हम कैसे देखते हैं उनकी? देखो सोलिबिलिटी, एक तो आप स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं करना है आपने। ज्यादातर कहां डिलेमा होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट रिलेट द सोलिबिलिटी विद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज द डिफरेंट थिंग, सोलिबिलिटी इज द डिफरेंट थिंग। यही रीजन था, नहीं तो मैं सोलिबिलिटी को ऊपर ही बता देता स्टेबिलिटी के साथ। स्टेबिलिटी इज द डिफरेंट थिंग, सोलिबिलिटी इज द डिफरेंट थिंग। कोई चीज स्टेबल है लेकिन हो सकता है किसी में सोल्यूबल हो, किसी में नहीं हो। जैसे देखो सॉल्ट, NaCl, नमक, NaCl बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसको आप हीट करके देखना, तवे पे रख के देखना, आप गर्म करके देखना स्टोव पे, जल्दी सी मेल्ट ही नहीं होगा, कितना ज्यादा स्टेबल है। लेकिन पानी में डालते ही डिजोल्व हो जाता है, बेंजीन में डालोगे तो डिजोल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है वो सोलिबिलिटी से मैच नहीं करना, हमने कभी नहीं करना। ज्यादातर करते हैं बच्चे, इसलिए मैं डिनाई कर रहा हूं यहां पर। वी आर टेलिंग अबाउट द, वी आर स्टडिंग अबाउट, या वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट द डोंट जो थिंग है उन पर, कि ऐसा काम नहीं करना, सोलिबिलिटी को स्टेबिलिटी के साथ रिलेट नहीं करना है। एक्चुअली सोलिबिलिटी एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक पर डिपेंड करता है, लाइक डिजोल्व लाइक पर डिपेंड करता है। मतलब पोलर होगा तो वाटर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। बट इसके लिए दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है लेटिस एनर्जी, कि अभी थोड़ा ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं इस क्लास में, तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूं। एक होता है लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी को जो लिखते हैं वो U से लिखते हैं। अभी मैंने बताया था U इज इक्वल टू, जो आपका होगा डिपेंड करेगा चार्ज पर और कैटायन और एनायन के रेडियस पर।
उसको तो ऐसे रिलेट करोगे आप। और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब वाटर में डिजोल्व करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, या सोल्वेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देते हैं या एनर्जी बोल देते हैं, एच से डिपेंड करते हैं हम। तो ये भी क्या है, ये Q1 Q2 को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चार्ज के अलग अलग डिपेंड करती है चार्ज पर। कैटायन के चार्ज को अलग से सोल्व करेगी, एनायन के चार्ज को अलग से सोल्व करेगी। और इन दोनों में कंपटीशन होता है, इन दोनों एनर्जी के अंदर कंपटीशन होता है। लेटिस एनर्जी डिजोल्व नहीं होने देना चाहती, हाइड्रेशन एनर्जी डिजोल्व होने देना चाहती है। तो अब कोई चीज सोल्यूबल कब होगी, जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी बोलते हैं इसको हम, सपोज सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेंट है लेटिस एनर्जी से। जब सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेंट होगी लेटिस एनर्जी से, देन जो हो जाएगा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच से डोमिनेंट है लेटिस एनर्जी, तो सोल्यूबल नहीं होगा, या तो इनसोल्यूबल रहेगा या लेस सोल्यूबल होगा। तो हमें इन दोनों फैक्टर को चेक करना होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी को, लेटिस एनर्जी को, कौन डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट होगा वो अपने इफेक्ट देगा, चाहे सोल्यूबिलिटी का दे चाहे जो है इनसोल्यूबिलिटी का दे। कैसे, इसको हम कुछ हिंट से याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड हैं। सपोज मैं पहले वाला केस लेता हूं, इफ मोनो एटोमिक एनायन, सपोज हमारे पास मोनो एटोमिक एनायन इन 1:1 विद कैटायन। सपोज मेरे पास कंपाउंड है, मोनो एटोमिक एनायन है और इन 1:1 है कैटायन के साथ। तब आप क्या करोगे, और मोनो एटोमिक एनायन 1:1 विद कैटायन एंड रेडियस ऑफ कैटायन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन है। कैटायन का रेडियस एनायन के अप्रोक्सीमेट बराबर है। ऐसे बेसिस में क्या करोगे, आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सोल्व करोगे तो लेटिस एनर्जी चेक करो और हाइड्रेशन एनर्जी चेक करो। फिर डायरेक्ट हिंट से भी याद करवा दूंगा मैं। जब आप डायरेक्ट ऑन डाउन द ग्रुप जाओगे तो इसमें क्या होगी, जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो कैटायन का साइज बढ़ेगा। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो आपका, देखो लेटिस एनर्जी क्या पढ़ा आपने, U इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 इसका, लेकिन दोनों का साइज बराबर है तो 2R हो गया ना। और हाइड्रेशन एनर्जी करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या पढ़ी आपने, Q1 Q2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो कितना हो गया, मतलब 2RC हो गया। ऐसे 1 अपॉन R 1 अपॉन R 2 अपॉन RC हो गया। तो अब क्या है, जब मूविंग डाउन द ग्रुप जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो C बढ़ेगा। C बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी, C बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम हो रही है। और इधर भी C बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है। लेकिन ज्यादा कम क्या होगी, ये वैल्यू देखो ऊपर 2 है, ये इधर ज्यादा है, ये तो ट्वाइस कम होगी, ये सिंगल कम होगी, तो ये ज्यादा कम होगी, मतलब डिक्रीज ज्यादा हो गया, डाउनफॉल ज्यादा हो गया। किसका डाउनफॉल ज्यादा हो गया, लेटिस एनर्जी का डाउनफॉल ज्यादा हो गया, मोर डाउनफॉल, मोर डाउनफॉल। तो मोर डाउनफॉल हो गया तो इसका मतलब विन कौन कर गया, इवन दोनों कम हुए लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई है, तो ये डोमिनेंट है। और जो चीज डोमिनेंट होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट होगी, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ, लेकिन आप सीधा याद रख सकते हो, इफ मोनो एटोमिक एनायन है आपके पास इन 1:1 विद कैटायन, और कैटायन और एनायन का रेडियस बराबर है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज। क्या एग्जांपल ले सकते हो इसमें, देखो कंडीशन आपको पता है, मोनो एटोमिक एनायन 1:1 में होना चाहिए विद कैटायन। तो इसमें क्या है, फ्लोराइड्स, एग्जांपल इसमें क्या आएंगे,
फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल। देखो फ्लोराइड, एल्कली मेटल में क्या होता है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, फ्लोराइड ले रहे हैं ना, सोडियम, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम पोटे, रुबिडियम भी दे दो, चाहे रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, है तो फ्लोराइड। तो फ्लोराइडों में देखो दोनों के साइज भी ज्यादा बड़े नहीं है, फ्लोराइड भी छोटा है, लिथियम भी छोटा है, तो अप्रोक्सीमेट इनके साइज बराबर आएंगे, तो मोनो एटोमिक एनायन है, एक ही एनायन है और रेशो 1:1 के अंदर है। तो जो फ्लोराइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड में भी यही देखोगे, LiOH, लिथियम से लेकर के ऐसे चलते जाओ, NaOH, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम, तो इन सब के अंदर आप ऊपर से नीचे आते जाओगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगा। ये तो हो गया एल्कली मेटल में। इसी का एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, तो टोटल 4 कैटेगरी में इसमें याद कराऊंगा आपको। तो दूसरा एग्जांपल आप लोगे, जो लोगे ऑक्साइड एंड सल्फाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। इस कैटेगरी में आप एल्केलाइन अर्थ मेटल रख सकते हो। आप एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड या सल्फाइड, देखो एल्केलाइन अर्थ मेटल कहां से स्टार्ट होता है, बेरिलियम से। तो देखो जैसे बेरिलियम के ऑक्साइड से लेकर के आप बेरियम के ऑक्साइड तक जाओ तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, या ऑक्साइड की जगह सल्फाइड ले लो, तो चीज तो देखो वही हुई ना, कैटायन और एनायन का रेशो 1:1, और एनायन सेम है, एक ही एनायन, मोनोएटोमिक एनायन है। तो आपके 4 केस यहां सोल्व हो जाएंगे, 4 एग्जांपल यहां हो जाएंगे, 4 के एग्जांपल। एल्कली मेटल के फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, और ऑक्साइड और सल्फाइड जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के हैं उनके ऑक्साइड और सल्फाइड की सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। इधर से इधर सोलिबिलिटी इंक्रीज, 4 हो गए यहां पर। अब देखते जाना कितने हो जाएंगे। दूसरा केस बनाओ और इसको अच्छी तरीके से टाइम लगा के याद कर लेना। इसमें से केस सेकंड क्या लेना है आपको, केस सेकंड में इफ एनायन इज पोलीएटोमिक, एनायन इज पोलीएटोमिक, अगर एनायन जो ऐसा है पोलीएटोमिक है और 1:1 में, पोलीएटोमिक 1:1 के अंदर है, पोलीएटोमिक, देन डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी जो होगी वो आपकी डिक्रीज होगी। उसका रीजन क्या होगा भाई, रीजन भी कर सकते हो, इस बार भी लेटिस एनर्जी भी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डाउनफॉल आ जाएगा, मोर डाउनफॉल। तो अब की बार जो डोमिनेंट हो जाएगी लेटिस एनर्जी हो जाएगी, ये डोमिनेंट हो जाएगी, इसलिए लेस सोल्यूबल हो जाएंगे ये। तो आपको तो इससे याद रखना, ये ज्यादा बेटर है। इफ एनायन इज पॉलीएटॉमिक डाउन द ग्रुप, इसके अंदर मैं आपको एटलीस्ट 10 से 12 एग्जांपल बता रहा हूं, 10 to 12 एग्जांपल। कौन से 10 से 12 एग्जांपल है, देखो इसमें आप एल्कली मेटल में एल्कली मेटल के अंदर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, 5 आ गए इसमें। इनकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी है, नाइट्रेट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कैसे, एल्कली मेटल में, जैसे लिथियम, एग्जांपल बताया था, जैसे लिथियम नाइट्रेट, लिथियम से लेकर के चलते जाओ, लिथियम, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, डिक्रीज करनी है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। इसी टाइप से ब्रोमाइड और टोटल 5 हो जाएंगे यहां पर।
ऐसे देखो आयोडाइड, जैसे लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। अब हम सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रेट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहां नोट लिख देता हूं, वैसे आगे फिर करेंगे हम। सेम केस नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल का होगा। देखो 3 और हो गए, 5 ये आगे, 3 ये आगे। सिमिलर ट्रेंड फॉर नाइट्रेट, ब्रोमाइड, मतलब पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी आपकी, देखना, एंड आयोडाइड इसके ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल। अब आ जाओ, ये तो एल्किली मेटल की बात हुई। हेलो हाँ बोलो। सर, एक सेकंड तो बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। सर, बस बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, इनकी नेक्स्ट क्लास जो है इसी लिंक पे कंटिन्यू होगी। ठीक ठीक है, है मतलब बच्चे, जूलॉजी। कोई लैब नहीं होगा, इसी लिंक पे आपकी जूलॉजी की क्लास कंटिन्यू होगी। आवाज आ रही है मेरी ना सबको? यस सर। हाँ बेटा, सर ये कह रहे हैं कि सुबह किसी टेक्निकल रीजन से आपका क्लास जो नहीं हो पाया है वो अब होगा इसके बाद, और कंटिन्यू इसी लिंक से होगा आपका। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, आगे चलो, हम टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो रह जाएगा ये। देखो एल्कली मेटल में ये 5 हो गए, नाइट्रेट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्किलाइन अर्थ मेटल का होगा, उनकी सोलिबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। अगर एल्किलाइन अर्थ मेटल देखें, एल्किलाइन एल्किलाइन अर्थ मेटल, इसमें जितने भी सल्फर वाले हैं आपके, देखो सल्फेट, सल्फाइट, थायोसल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, और क्रोमेट एंड कार्बोनेट। देखो 5 फिर कर दिए मैंने, कार्बोनेट, उनमें भी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, मतलब यही ट्रेंड आएगा। तो 5 और हो गए देखो। तो काफी आपका पॉपुलर एग्जांपल तो ये भी है, देखो इसमें सल्फेट वाला, बेरिलियम सल्फेट, BeS4, बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। तो आप कहते हो बेरियम सल्फेट का तो पीपीटी बनता है, पीपीटी का मतलब इनसोल्युबल ही तो हुआ बेटा ये। और एल्केलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट है, तो सल्फेट में सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, इसका मतलब बेरिलियम सल्फेट सोल्यूबल हो गया, बेरिलियम वाला, और ये वाला इनसोल्यूबल हो गया। तो देखो टोटल कितने हो गए, 5 ये 10, और बीच में 3 और बता दिए थे मैंने, तो 13 तक हो गए। तो सेकंड केस में आप देखोगे इन केसेस के अंदर सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। कार्बोनेट में देखोगे आप, एल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट देखो, एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स में सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कार्बोनेट और एल्कली मेटल में इंक्रीज हुई थी। फिर देखो आपका एक तीसरा केस, केस थर्ड, केस थर्ड में इफ कैटायन जो आपका है, इफ कैटायन नंबर इज मोर देन एनायन, कैटायन का नंबर एनायन से ज्यादा है, देन डाउन द ग्रुप अगेन सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीज किसमें, कैटायन नंबर इज मोर देन एनायन। देखो कैटायन का नंबर, जैसे कार्बोनेट, अब एल्कली मेटल के कार्बोनेट देखो, इसके एग्जांपल यहां पर मैं आपको जो है कैटायन का नंबर जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कार्बोनेट, आ जाएगा बाइकार्बोनेट भी आ जाएंगे,
कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल। देखो कैसे, कार्बोनेट जैसे लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट से सपोज में पहुंच गया सीजियम कार्बोनेट तक, तो इसमें देखो कार्बोनेट एक है और कैटायन दो हैं, लिथियम सीजियम दो हैं। जब कैटायन ज्यादा हो, इफ कैटायन नंबर इज मोर देन एनायन, देन सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, तो इस तरफ जाओगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कार्बोनेट जो एल्कली मेटल है उनमें जो है आपकी, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट भी तो अप्लाई कर सकते हो बेटा। बाइकार्बोनेट कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे देखो लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3 और ये CHCO3, तो यहां देखो कैटायन लिथियम भी तो है और हाइड्रोजन भी तो कैटायन ही होता है, तो कार्बोनेट से तो ज्यादा कैटायन हो गए, तो इसमें भी यही ट्रेंड हो जाएगा। तो एल्कली मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं उनका सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। और एक आपका लास्ट केस फोर्थ, अब जो कुछ रह जाएंगे इसमें और कुछ एक्सेप्शन में कर लेंगे, पूरे यहीं से आगे क्वेश्चन कहीं जाना ही नहीं है। जब भी प्रिपरेशन करो तो हमेशा के लिए चीज तैयार होगी कि इफ एनायन नंबर ज्यादा हो, इफ एनायन नंबर इज मोर, अब एनायन ध्यान रख लेना, अब एनायन क्या है, स्मॉल है, एनायन स्मॉल हो, इफ एनायन मतलब स्मॉल एनायन नंबर इज मोर, देन solubility down the group increase वापस इंक्रीज होगी। बट इफ एनायन लार्ज है और नंबर भी हाई है, एनायन नंबर इज लार्ज एनायन है, देन सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। इसमें क्या एग्जांपल आएगा, जब एनायन का नंबर ज्यादा हो, इसमें देखो एग्जाम्पल आ जाएंगे हाइड्रोक्साइड, ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल बेटा करोगे तो हाइड्रोक्साइड देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से आप बेरियम हाइड्रोक्साइड जाओ तो देखो एक कैटायन पर दो दो एनायन, और लेकिन OH अभी इतना बड़ा नहीं है, स्मॉल है, तो इफ एनायन स्मॉल हो और नंबर मोर देन S हो तो डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीज, तो इधर सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन इसकी बजाय मैंने दूसरा बोला था, इफ एनायन लार्ज हो तो सोलिबिलिटी डिक्रीज। जैसे देखो अभी जो हमने किया था बेरियम का नाइट्रेट ले लो, वहां भी लिखवाया, यहां भी दोबारा लिख रहे हैं हम, एल्किलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट, क्या दे सकते हैं, नाइट्रेट, वही वाला पॉइंट दोबारा आ जाएगा, पहले भी लिखा है, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल। तो ये केस आएगा बेटा, अभी भी हमने किया था जैसे बेरिलियम नाइट्रेट, BeNO3 का ट्वाइस से हम चले गए बेरियम नाइट्रेट में, या क्लोराइड चले गए, ये ब्रोमाइड चले गए, या आयोडाइड चले गए। तो एक बात तो क्लियर होगी ना कि एनायन का नंबर ज्यादा आ रहा है, लेकिन अब की बार एनायन है कैसा, देखो एनायन लार्ज है या पॉलीएटॉमिक है, लार्ज और पॉलीएटॉमिक। तो इस केसेस में हमने क्या बोला है कि सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब इधर वापस इंक्रीज हो जाएगी। ये पहले भी केस किया था, तो देखो इसके अंदर आपके पास 2 केस ऊपर आ गए, 3 केस ही आ गए। ये सारा करने के बाद जो बच जाएं, जो मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, उसको मैं अलग से बता देता हूं आपको। एक्सेप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वैक्सेप्शन कुछ नहीं है, ये तो याद कराने के लिए होता है कि लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से सोल्व कराते हैं। फ्लोराइड,
एंड ऑक्सलेट, फ्लोराइड एंड ऑक्सलेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें देखो फ्लोराइड या ऑक्सलेट, लेकिन किसके? एल्केलाइन के। तो इसमें बेरिलियम फर्स्ट मेंबर छोड़ देना, बेरिलियम के बाद स्टार्ट करना Mg। जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड से, मैग्नीशियम फ्लोराइड से ज्यादा फ्लोराइड जब भी होते हैं तो जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, मैग्नीशियम से कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। लेकिन जो आपका फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट यहां जो था वो सबसे आगे आएगा बेटा। मतलब फ्लोराइडों में बेरिलियम फ्लोराइड हाईली सोल्यूबल होगा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। रीजन पूछ ले तो ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन ट्रेंड आ रहा है। फिर देखो BeF2 अपनी जगह छोड़ करके यहां पहुंच गया। और सिमिलर किसमें होगा आपका? ऑक्सलेट में। उसमें भी BeF2 ऑक्सलेट अगर होगा तो BeF2 ऑक्सलेट भी सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। और यहां आप ऑक्सलेट वाले भी ले सकते हो। और एक एक्सेप्शन में एक्सेप्शन बेटा आपका आ सकता है, वो है आपका क्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल। ये इधर सोल्युबिलिटी मैंने इंक्रीज किया है। क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, इसमें देखो लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, लिथियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम, तो सीजियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड। देखो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन किए हैं। और फिर NaCl और फिर KCl। KCl का जो है वो सोल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो ये दो तीन एग्जांपल जो है आप, वो आप एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन में अलग से करेंगे आप। KCl। KCl। तो ये जो है सारा बेटा आपके अबाउट है सॉल्युबिलिटी के। तो सॉल्युबिलिटी में बहुत सारी वैरायटी होती है, तो इसमें जितने भी सॉल्युबिलिटी बन सकती है, जितने भी कंपाउंड्स की, वो सारी इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो आप इस हिसाब से एक आपका मतलब पेज में सारा तैयार करके और उसको कर सकते हैं। तो देखो आपने सारा कुछ आयनिक कंपाउंड फेजेंस रूल से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी सीखी, कलर देखना सीखा आपने, और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर देखना सीखा आपने। आपने फेजेंस रूल से क्या सीखा, और जो आपने थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी सीखी, और इवन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में फेजेंस नहीं लगा रहे हम, सॉल्युबिलिटी जो देखने का तरीका है वो फिर डिफरेंट है। सॉल्युबिलिटी लगाने में फेजेंस सिर्फ एक ही जगह लगता है, वो आपका लगेगा कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स में फर्स्ट ग्रुप के जो है देखो बेसिक रेडिकल होते हैं, जिसमें एक देखो AgPb और Hg, इनके जितने भी हैलाइड्स हैं उनमें फेजेंस लग सकता है। इनके हैलाइड्स में जितना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज होगी। तो इसको आप फेजेंस से जरूर कर सकते हो। AgPb और मरकरी में, AgPb मरकरी में कोवलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा, उसका सोल्युबिलिटी कम। जैसे AgCl है, आपको सोल्युबिलिटी पता करनी है कि भाई AgF ज्यादा सोल्यूबल होगा या AgI ज्यादा सोल्यूबल होगा। देखो Ag इस कैटेगरी में आ गया, तो इधर आ जाओ, कैटायन का साइज बड़ा बराबर है, एनायन बड़ा हो रहा है, एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। एनायन का साइज इंक्रीज होगा तो फाई डिक्रीज होगा, फाई डिक्रीज होगा,
नहीं, एनाइन का साइज 5 इंक्रीज, 5 इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो AgI लेस सोलिबल, AgF मोर सोलिबल। तो यहां आप कोवलेंट फेजेंस लगा सकते हो, बाकी सब में देखने का अलग तरीका है। तो ये बेटा सारा कुछ जो है आपका सॉलिबिलिटी जैसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू बेटा। हेलो हर सर। हाँ बोलो बेटा। सर नेक्स्ट क्लास 2 बजे से है ना? हाँ अभी से नहीं बेटा, अभी जस्ट अभी से है, गैप नहीं है आपका, अभी से है। अच्छा